हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर अपनी वीडियो बना रहे हैं। बहुत दिनों बाद कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे थे। तो आज हम लोग यूट्यूब पर आए हैं तो कुछ ना कुछ एक आध टॉपिक पढ़ लेते हैं और हम हो सकता है रेगुलर अब यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहें। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस को। क्या पढ़ते हैं? टेंस पढ़ते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस। क्या पढ़ते हैं बच्चे? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। अब हम सोचते हैं टेंस क्या होता है, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। टेंस मतलब केवल काल जान लेने से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमें टेंस की सही से डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी हम टेंस को क्लियर कर पाएंगे। तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान सुने। इट इज अ वर्ब फॉर्म इट इज अ वर्ब फॉर्म which refers it is a verb form which refers to some specific point इन टाइम। यानी टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को टाइम में रिफर करती है। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, जनरली इतना जाने, टेंस जो होती है वर्ब की फॉर्म होती है और जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को टाइम में मेंशन करती है, टाइम में रिफर करती है। तो टेंस का मतलब काल होता है। कोई जरूरी नहीं है आप टेंस मतलब काल बताएं, ना मुझे पता, मुझे नहीं बताना। आप जाने टेंस मतलब, टेंस वास्तव में क्या होता है? टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। टेंस वर्ब की क्या होती है बच्चे? फॉर्म होती है। अब बात आती है वर्ब क्या होती है। ध्यान सुनने, वर्ब भी जान ले। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? विच रिफर्स टू सम एक्टिविटी, विच रिफर्स टू सम एक्टिविटी, जो कुछ एक्टिविटी का, जिससे किसी मतलब जिस सॉरी, मेरे कहने का मतलब है जिससे किसी एक्टिविटी का पता चलता हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जिससे किसी स्टेट का पता चलता हो या फिर बीइंग, हैपनिंग या डूइंग का पता चले, जिससे किसी कार्य के होने का पता चले या किसी कार्य के करने का पता चले या किसी के स्टेट का पता चलता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जनरली इतना जाने, वर्ब क्या होता है? व्हिच रिफर्स टू सम एक्टिविटी, जो कुछ एक्टिविटी को रिफर करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। फिर आया यहाँ एक बात आती, पॉइंट। इन सब बिंदुओं को इसलिए हम जान ले रहे हैं क्योंकि आगे हमें इससे काम लगेंगे, इसलिए हम अभी टेंस की डेफिनेशन में ये बातें आई हैं तो मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट पॉइंट क्या होता है? इट इज अ डायमेंशनलेस फिगर। इट इज अ डायमेंशन लेस फिगर that has no length or breadth। यानी पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक डायमेंशन लेस फिगर होती है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना तो कोई चौड़ाई होती है। पॉइंट एक डायमेंशन लेस फिगर होती है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना तो कोई चौड़ाई होती है। तो फिर से हम समझ लेते हैं टेंस क्या होता है। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को टाइम में रेफर करती है। वर्ब क्या होती है? विच रिफर्स टू सम एक्टिविटी, जिससे किसी कार्य के होने का या करने का पता चलता है। और पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक डायमेंशनलेस फिगर होती है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना तो कोई चौड़ाई होती है। तो आगे हम समझते हैं, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। एक बात और जान ले टेंस के विषय में कि टाइम डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा होता है। टाइम डिसाइड्स द टेंस। टाइम डिसाइड्स द टेंस। टाइम ही डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, मैंने लिखा मोहन हैज परचेस्ड मोहन हैज परचेस्ड अ कार yesterday। मोहन हैज परचेस्ड अ कार yesterday। अब देखें, मोहन ने कल एक कार खरीदा है। हम हिंदी निकाल कर देखें, हिंदी से कभी हम सीख नहीं पाएंगे, ट्रांसलेशन छोड़कर हम सीखें। तो जैसे मैंने लिखा मोहन हैज परचेस्ड अ कार yesterday, मोहन ने कल एक कार खरीदा है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ टाइम हमारा जो है yesterday। yesterday मतलब बीता हुआ कल, यानी पास्ट का ये टाइम है। अगर ये टाइम पास्ट का है तो टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस यूज होता है। टेंस हमारा वर्ब की फॉर्म होती है, तो टेंस हमें पास्ट का ही यूज करना चाहिए। ये पास्ट का पॉइंट है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में करना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट करने के लिए इसे हटाकर हमें केवल परचेज लिखना चाहिए कि मोहन परचेज अ कार yesterday। बातें समझ में आ गई कि टाइम के अकॉर्डिंग ही हम टेंस यूज करते हैं। क्लियर? ध्यान सुनो।
अब वर्ब की फॉर्म को हम पढ़ लेते हैं, वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। वर्ब की फॉर्म जैसे मैंने लिख दिया गो, वेंट, गॉन, गोज और गोइंग। तो हमारे यहाँ बुक्स में जनरली यही दिया होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है, और इसे हम फिफ्थ, उल्टा लिख दिया मैंने, इसे लिखा था गोइंग और गोस, इसे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, इसे फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, वेंट सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। बट ऐसा नहीं है, हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, गो, गोस, वेंट, गॉन और गोइंग। यानी ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं, ये दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है, दो फॉर्म होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है, दो फर्स्ट फॉर्म होती हैं। ये केवल प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, और ये उसी की सिंगुलर फॉर्म होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। और वेंट हमारा जो होता है सेकंड फॉर्म होता है, और गॉन हमारा होता है थर्ड फॉर्म, और इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं, या तो बोल सकते हो तुम फोर्थ फॉर्म, क्लियर हुआ, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो ये जान लें बच्चे कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो दो होती है, उसे हम फिफ्थ फॉर्म ना मान के उसे फर्स्ट फॉर्म ही मान लें। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, मैंने लिख दिया यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल या दे गो टू स्कूल। तो मैंने गो ही लिखा, यहाँ मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर लिख दिया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म है। और मैंने सब्जेक्ट प्लूरल लिख दिया तो ये भी फर्स्ट ही फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। बातें समझ आई कि नहीं आई? तो याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है बच्चे, दो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसे फिफ्थ फॉर्म ना माने। बाकी बुक्स में क्या लिखा है, टीचर्स क्या बताता है वो आप समझे, बाकी मेरा ओपिनियन जो है यही है। ठीक है, आगे और जान ले हम कि टाइम के पॉइंट्स हमारे जो होते हैं, टाइम पॉइंट्स अभी मैंने बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं। तो हम पास्ट को मैंने बताया बीता हुआ समय होता है, हिंदी में लिखने से कोई मतलब नहीं। पास्ट मतलब भूतकाल जानते हैं, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जानते हैं, फ्यूचर मतलब भविष्य। पास्ट मतलब जो हमारा बीत चुका है, प्रेजेंट मतलब जो इस समय चल रहा है, और फ्यूचर मतलब जो कल आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं। तो इनके फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं। पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होता है फॉर्म, पास्ट कंटीन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो जैसे इसमें लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसी प्रकार प्रेजेंट में भी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर में भी होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आइए हम लोग इसे इसकी हेल्पिंग वर्ब को जान ले, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे जानेंगे, कैसे फॉर्म करना है। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान सुने। जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होती है, सबसे पहले सहायक क्रिया को भी जान ले। हम जनरली यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, मैंने लिख दिया राम इज अ डॉक्टर। तो बच्चे जनरली यही सोचते हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने लिख दिया राम इज गोइंग टू मार्केट, मैंने लिख दिया राम इज गोइंग टू मार्केट। तो मैंने लिखा दोनों जगह पे ही जाया, चेहरे देखकर कभी मत पहचाने कौन क्या है, प्लेस डिफाइन करता हूँ क्या है। जैसे मैंने लिखा राम इज अ डॉक्टर, आपने यहाँ भी देखा, यहाँ भी देख लिया, तो दोनों जगह आप जनरली बोल देते हैं हेल्पिंग, बट ऐसा नहीं। हेल्पिंग वर्ब नाम से ही स्पष्ट है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ध्यान सुन ले, एक एक बात है। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो वर्ब की हेल्प करे, जो वर्ब की हेल्प करे उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मैंने लिखा यहाँ राम इज जो है इस गो वर्ब की हेल्प कर रहा है तो इसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। लेकिन यहाँ इज आया, इसके बाद कोई वर्ब नहीं आई है, अगर ये हेल्प किसी वर्ब ही नहीं आई तो किसकी हेल्प करेगी, अगर हेल्प नहीं करेगी तो क्या है, तो ये बच्चे लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा, मैं फिर से और क्लियर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब होता है, नॉट हेल्पिंग वर्ब। बातें समझिए, हेल्पिंग वर्ब होता है जो किसी वर्ब की हेल्प करता है। आगे देखते हैं। तो आइए हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में कौन कौन से काम करते हैं। एक होती बी की फॉर्म,
बी की फॉर्म, एक होती है डू की फॉर्म, एक होती है हैव की फॉर्म। ठीक है, बी की फॉर्म में क्या क्या आता है ध्यान सुने, इज एम आर, वाज वर, बीन और बीइंग। ठीक, डू की फॉर्म में आता है डज और डिड, हैव में हैज, हैड, हैड और हैविंग। ये जान लें, जो डू की फॉर्म होती है वो इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाती है, इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाती है। जो बी की फॉर्म होती है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अगर इधर दिख रहा होगा देख लीजिएगा, नहीं तो बोल दे रहा हूँ। बी की फॉर्म जो होती है बच्चे कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाती है, और जो डू की फॉर्म होती है वो इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाती है, और हैव की फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाती है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाती है। तो ये बात नोट कर ले और जान ले, जो बी की फॉर्म होती है, ये सब बच्चे फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, ये बी की बेस फॉर्म है और इसकी ये फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, ये सब फर्स्ट फॉर्म है, इसे सेकंड फॉर्म बोलते हैं, इसे थर्ड फॉर्म बोलते हैं, और वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। ये दोनों फर्स्ट फॉर्म होते हैं, ये सिंगुलर है, इसकी सेकंड फॉर्म है। डूइंग तो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज नहीं होती बच्चे, जानते ही हो आप लोग। ये भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंगुलर होती है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म होती है, और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। जबकि कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज होती है, वर्ब स्टेट रिफर करती है। तो ध्यान सुने बच्चे, तो जो इंडेफिनिट टेंस का निर्माण करती है, इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को निर्माण करती है बच्चे, डू की फॉर्म करती है, बी की फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती है, और हैव की फॉर्म क्या बनाती है, परफेक्ट टेंस बनाती है। आइए तो हम कैसे हेल्पिंग वर्ब को फॉर्म करते हैं वो सीख लें। चलो इरेज करते हैं। ध्यान दें, ऊपर भी इरेज कर देता हूँ फिर मैं इधर लिखता हूँ इंडेफिनिट, दिख रहा होगा बच्चे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक चार्ट के माध्यम से हम समझाएंगे आपको कैसे फॉर्म बनेगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, यहाँ लिखता हूँ पास्ट, और यहाँ लिखता हूँ फ्यूचर। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी अभी बताया इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब बनाती है वो डू की फॉर्म बनाती है। बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं तो प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और अब पहली बात अभी ध्यान दें, डू और डू की फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म, और परफेक्ट में हैव की फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा तो इसका मतलब हैव की फॉर्म भी यूज होगी और बी की फॉर्म भी यूज होगी इसमें। ठीक है, तो ध्यान दें, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मुझे हेल्पिंग वर्ब फॉर्म करनी है, इंडेफिनिट टेंस है तो इंडेफिनिट टेंस है डू की फॉर्म आएगी। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज है, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चे, डू और डज होती है, डू और डज होती है। क्लियर हुआ? अब डू और डज होती है, इसके पहचान में ये भी जान ले, इसके मेन वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें यस या ईएस का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट साथ मेन वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? फिर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं बच्चे तो इसमें बी की फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अभी भी मैंने बताया कि बी की फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस का निर्माण करती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का निर्माण करती है। तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ तो बी की फॉर्म आएगी, और बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी बच्चे इज एम आर होगी, इज एम आर होगी। कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में हेल्प, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है बच्चे, आईएनजी। मैंने वही कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे बोल सकते हो। ठीक है, या कंटीन्यूअस फॉर्म है। फिर मैंने बोला परफेक्ट टेंस, मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और हैव की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म दो होती है, हैव और हैज, तो इसकी परफेक्ट में क्या लिखेंगे, हैव और हैज। क्लियर हुआ? परफेक्ट फॉर्म है इसका मतलब कंप्लीट है ये, इसका इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चे, थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? अब बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बात करें, सबसे पहले परफेक्ट आया है तो परफेक्ट में हैव की फॉर्म आती है,
हैव की फॉर्म आती है तो हैव हैज आएगा ही, प्रेजेंट है तो हैव और हैज आएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस फॉर्म आएगी, और कंटिन्यूअस भी आया, कंटिन्यूअस में बी की फॉर्म आती है, और हैव हैज के बाद बी की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और बी की थर्ड फॉर्म मैंने लिखा था, आप देख लीजिए बैक करके, बीन होती है। इसलिए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैव बीन और हैज बीन हो जाती है। अगर बातें ना समझे फिर से सुन लें, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, तो परफेक्ट टेंस में हैव और हैज वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मैंने हैव और हैज लिख दिया। फिर कंटिन्यूअस मुझे लाना है, कंटिन्यूअस में बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और हैव हैज के बाद बी की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया बीन, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है हैव बीन और हैज बीन। आगे देखते हैं बच्चे, इसी प्रकार मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूंगा, जब पास्ट की बात कर रहा हूँ तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड, और इंडेफिनिट टेंस डू, इंडेफिनिट टेंस जो है डू बनाते, डू हेल्पिंग वर्ब कार्य करती है, तो डू का सेकंड फॉर्म जो होता है क्या होता है बच्चे, डिड होता है। ठीक है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जान लेना, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज होती है, और सारे में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो बी की सेकंड फॉर्म कंटिन्यूअस बनाती है, तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज या वर हो जाएगी। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म यूज हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर बात कर रहा हूँ पास्ट परफेक्ट की, परफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव की फॉर्म जो होती है परफेक्ट टेंस बनाती है, लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, मैंने हैड लिख दिया, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगी हैड हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, परफेक्ट में तो हैव आएगा ही, लेकिन पास्ट की बात कर रहा हूँ तो पास्ट की बात कर रहा हूँ बच्चे, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होता है, हैड लिख दो। फिर कंटिन्यूअस है बी की फॉर्म आएगी ही, अगर बी की फॉर्म आएगी तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सारी क्रिया क्या हो जाती है, हैड बीन हो जाती है। बातें समझिए। फिर बात करते हैं फ्यूचर की, अब बात आ रही फ्यूचर इंडेफिनिट की, इसमें भी डू का यूज होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। फ्यूचर क्या करता है बच्चे, ये प्रोबेबिलिटी रिफर करता है, पॉसिबिलिटी रिफर करता है, और पॉसिबिलिटी रिफर करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। किसका, प्रोबेबिलिटी रिफर करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं, और फ्यूचर में जो मॉडल्स यूज होते हैं विल और शैल यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं बच्चे, विल और शैल होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, मॉडल्स के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। ठीक बच्चे, तो ध्यान दें, फ्यूचर में विल और शैल मॉडल्स यूज कर लिया। अब मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना स्टार्ट करता हूँ। फ्यूचर अगर है तो पॉसिबिलिटी रिफर करती है, प्रोबेबिलिटी रिफर करती है, तो फ्यूचर अगर है तो विल और शैल तो यूज ही होगा, ये फिक्स है। ठीक, मुझे कंटिन्यूअस बनाना है तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए बी की फॉर्म आती है, अभी जस्ट बताया मैंने कि विल और शैल मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म बी की बेस फॉर्म बी होती है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी होती है। बातें समझ आई। फिर आगे देखते फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो विल और शैल आना ही है, विल और शैल आना ही है। ठीक, परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, परफेक्ट में हैव की फॉर्म आती है, और मैंने बताया विल और शैल मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और हैव का बेस फॉर्म हैव होता है, यानी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव और शैल हैव हो जाएगी। बातें समझिए। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो विल और शैल आने सर, विल और शैल। फिर हैव मतलब परफेक्ट की बात करूँ तो हैव भी आना है। फिर कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस बनाने के लिए बी की फॉर्म आएगी, और हैव हैज के बाद बी की थर्ड फॉर्म आती है, तो मैंने बी लिखी, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो जाती है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आए, कैसी फॉर्म होती है। बातें समझ आई, हम आगे चलते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हूँ, तो आगे हम चलते हैं इंडेफिनिट टेंस कैसे करते हैं। जो इंडेफिनिट टेंस क्या होती है, ध्यान इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो इंडेफिनिट टेंस होता है हम हिंदी से रिलेट करके ता है तुम्हें ना पढ़ें, इसका
उसका मतलब होता है रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन, रेगुलर एक्शन, परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन। यानी इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसमें रेगुलर एक्शन, रेगुलरिटी और रिफर करती है, फ्रीक्वेंट एक्शन होता है उसे इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। या कोई काम परमानेंट हो, जैसे या यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे बोलते हो, परमानेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये बातें परमानेंट हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो ऐसे एक्शन जो परमानेंट हैं, रेगुलर होते हैं, रिपीटिंग एक्शन है, उसे हम इंडेफिनिट टेंस में लाते हैं। जो काम बार बार होता है, रिपीटेड होता है, उसे इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर हुआ? जैसे मैंने बोल दिया मैं सुबह रोज टहलता हूँ, ये मेरी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन बोल सकते हो, इसमें हैबिचुअल एक्शन भी लिख लेना इसी में बच्चे। हैबिचुअल एक्शन, रिपीटिंग एक्शन, रेगुलर एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन, दैट इज इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ? मैं बात ये नहीं कर रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट में हो, कोई भी हो इंडेफिनिट। क्लियर हुआ? कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन या टेम्पोररी एक्शन, टेम्पोररी एक्शन। यानी कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बच्चे, गोइंग ऑन एक्शन, जो काम चल रहा हो, जो काम चल रहा, बोलते समय, स्पीकर के बोलते समय जो काम गोइंग ऑन है, चल रहा है, उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। या फिर टेम्पोररी एक्शन मतलब जो काम कुछ देर के लिए होता है। अभी मैं समझा दूंगा सारी बातें। गोइंग ऑन एक्शन क्या होता है, गोइंग ऑन एक्शन मतलब जैसे ए है, ये बी है, यहाँ से कोई ए काम, ए जैसे मान लो ये मार्केट है, यहाँ पे ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंचा है, अब ये चल ही रहा है। आज अब मैं बता रहा हूँ ए जा रहा है, ए बाजार जा रहा है, अर्थात यहाँ तक पहुंचा, अभी ये काम चल ही रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ ये काम जारी है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन को ही, मतलब गोइंग ऑन एक्शन को ही हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। बातें समझ आई? ठीक। फिर परफेक्ट टेंस को हम देखते हैं। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है डन एक्शन, डन आर कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन, जो काम कंप्लीट हो गया, जो काम क्या हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, डन हो गया हो, उसे हम कंप्लीट एक्शन बोलते हैं। जैसे मैं बोल दूं मैंने लिंकिंग वर्ब पढ़ा दिया है, मैं ये कभी याद मत करना चुका है आता है, रहा है आता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, इससे हमारा कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल एग्जाम्पल तुम हल कर लोगे, बाकी उसका कोई काम नहीं लगेगा, ना तो काम देगा वो। बात समझ आई कि नहीं आई? तो याद रखना हमें परफेक्ट टेंस को कैसे समझना है, चुका चुकी से नहीं समझना। डन आर कंप्लीट एक्शन, जो काम कंप्लीट हो गया है, डन हो गया है, उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, तुम घर पहुंच चुके हो, ठीक है, मैंने गाड़ी खरीद ली है। तो ये बातें जैसे आई है परचेज अ कार, मैंने कार खरीदी है। तो बातें समझ लेना कि जो काम कंप्लीट हो गया है उसे हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं। बातें समझ आई? आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा एक एक टेंस को, अभी नॉर्मली जान लो कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है और परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक बच्चे? फिर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब देखो, अगर परफेक्ट लिखा है तो इसका मतलब कंप्लीट भी होगा, परफेक्ट है तो कंप्लीट भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी है तो जारी भी होगा, ये भी बात है। अब ऐसा कौन सा काम है जो कंप्लीट भी होगा, चल भी रहा हो? ऐसा हो नहीं सकता, इसे हम पार्शियल कंप्लीशन बोलते हैं, पार्शियल कंप्लीशन, पार्शियल कंप्लीशन। ठीक बच्चे? तो जो काम पूरा होकर भी चल रहा हो, जो काम पूरा होकर भी चल रहा हो, पूरा होकर का मतलब कुछ काम उसका पूरा हो गया है और कुछ काम चल रहा है, उसे हम पार्शियल कंप्लीशन या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं बोल दूं मैं अभी तुम्हें टेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 10 मिनट से टेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 10 मिनट से टेंस पढ़ा, तो 10 मिनट का काम तो पूरा हो गया लेकिन फिर भी अभी काम चल रहा है, उसे हम बोलते हैं पार्शियल कंप्लीशन यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर उसे रखते हैं। बातें समझिए? सबका एक आध एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ध्यान सुने। तो मैं ऊपर ही लिख देता, चलो देख समझ लेना। रेगुलर एक्शन के लिए मैंने बता दिया, जो द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप देख लेना द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा। और गोइंग ऑन एक्शन कंटिन्यूअस में लिख देना, मैं जैसे बता रहा हूँ आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये गोइंग ऑन एक्शन है, चल रहा है इस समय, बता रहा हूँ, चल रहा है उस समय। फिर परफेक्ट टेंस क्या होता है, जैसे मैंने कहा आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, कंप्लीट हो गया एक्शन। जो काम चल रहा है मैंने कहा आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 hours, फॉर 2 hours।
मैं तुम्हें 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अर्थात 2 घंटे का काम कंप्लीट भी हो गया और अभी भी आगे भी काम चल रहा है, तो ऐसे एक्शन को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी। अब आज हम यहीं पर ये क्लास ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं एक एक टॉपिक लेकर आऊँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे डील करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे डील करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे डील करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे डील करेंगे। एक एक टॉपिक आप लगातार बने रहिए और आप पढ़ते रहिए।